नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आप जब देख रहे हैं मेरे साथ हैं सुशांत सरीन सर। पहले तो नमस्कार सर, प्रणाम, वेलकम टू द शो। थैंक्स यार। सर ये पाकिस्तान, आई वांटेड टू टॉक पाकिस्तान का। लेट्स टॉक थोड़ा सा फॉर्मल पहले बात कर लेते हैं। जो ये फॉर्मल इकोनॉमी में जो इनका चल रहा है अभी, प्रीटी मच बैंकरप्सी की तरफ। 11.5 बिलियन डॉलर्स लेफ्ट। सऊदीज के भी कुछ रूमर चल रहा है कि भैया पैसे वैसे वापस मांगेंगे ये लोग। यूरो बॉन्ड्स इनको पे करने हैं 1.3 बिलियन डॉलर्स के। ये 3.6 3.5 3.6 बिलियन डॉलर्स अगर इधर चले गए तो आईएमएफ का एक जो गारंटर था यूएई, दैट गाय विड्रॉज। सो इज दिस नाउ बैंकरप्सी फॉर पाकिस्तान? See, it's already bankrupt because all these the foreign exchange loans are also made up of the what are called the deposits which friendly countries like UAE, Saudi Arabia, the Chinese वो to लोग some extent. उन्होंने पैसे, this was what we used to do in the 80s and 90s when you were applying for admission to US universities. What used to happen was a lot of people, पैसे वैसे थोड़ी होते थे यार मिडिल क्लास के लोगों के पास। फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं होता था, बैंक में भी पैसे क्या होते थे, कुछ भी नहीं। तो आप ये करते थे, व्हाट यू वी वुड डू इज, यू वांट मी टू कैरी ऑन इन इंग्लिश और हिंदी और अ मिक्स? हिंदी चलेगा सर, नो प्रॉब्लम, परफेक्ट। तो हम लोग का यहाँ पर ये होता था कि अगर आपका कोई आपको भेजना होता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजनी होती थी, तो खेल ये होता था कि यार 3 महीने के पैसे आप इकट्ठे करके जाते थे वहां पर, फिर यू मैनेज समथिंग, got some job, something or the other, and in those days you could work and pay हम्म। for your university. तो खेल ये होता था, वो फाइनेंशियल ट्रांसक्रिप्ट जब भेजनी होती थी, बैंक स्टेटमेंट्स, तो बैंक में पैसा तो होता नहीं था। तो आप एक अमीर दोस्त के पास जाते थे, उसको बोलते थे कि यार थोड़े से 5-6 लाख रुपए जरा मेरे अकाउंट में जरा ट्रांसफर कर दे, मैं बैंक की स्टेटमेंट लूंगा, वो मैं आगे भेज दूंगा और पैसे तेरे को वापस कर दूंगा। पाकिस्तान का ये मॉडल है, समझ रहे हो? तो ये अच्छा, अब हम लोग तो वापस कर देते थे अपने दोस्तों को पैसे, पाकिस्तान जी थोड़ी बात। वापस नहीं करते, उन्होंने रखे हुए अपनी बैलेंस शीट पे। तो बेसिकली दैट इज द मॉडल। हम्म। तो उस हिसाब से तो दे ऑलरेडी इन दे आर बैंकरप्ट, बट जो ऑफिशियल बैंकरप्सी है दैट इज गोइंग टू टेक सम टाइम, वो अभी इमीडिएटली नहीं है, वो बफर है। सऊदीज का प्रेशर जरूर है, but will the Saudis pull out their money in at a moment's notice? It's a 50-50 right now. They're not very happy. जो हो रहा है, जो पाकिस्तान बीच में लटका हुआ है टाइप्स। यार देखो ना, सऊदीज की पोजीशन देखो आदि। सऊदीज की पोजीशन ये है कि भाई हम आपको हर बारी हेल्प करते हैं, लेकिन हम जब आपको बुलाते हैं आप किनारा काट लेते हैं वहां से, राइट? हमने आपको 2015 में बुलाया यमन के टाइम पे, उस समय आप बड़े उछल कूद कर रहे थे कि सीपेक आ रहा है, सीपेक आ रहा है, अब हमारे को अरबों की जरूरत नहीं है। आपने हमारे को ठेंगा दिखा दिया, और फिर उसका उसका खामियाजा नवाज शरीफ को भरना पड़ा ना। उसके सारे जो गोरख धंधे थे नवाज शरीफ के और उसके परिवार के इन सऊदी अरेबिया, वो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए इनको, to the military, which is what was used to hang him finally, but he hang him in the हम्म। sense get him out, jail him. तो Saudis have not been very happy with the Pakistanis, but वो एक एक उनका भी डिप्लोमेसी का एक तरीका है, they are continuing with that relationship. But look at it this way, and this is a question which I've put to many people, कि बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि सऊदीज अमेरिका को ये कह रहे हैं कि भाई आप जो हमले हैं उनको और तीव्र करो ईरान के ऊपर, और ईरान को आप बिल्कुल एक लिहाज से खत्म कर दो, इनका जितना वॉर फाइटिंग पोटेंशियल है, राइट? ये तो खबरें मैं खुद नहीं बना रहा, ये खबरें आई हुई हैं और कई वेरियस सोर्सेज से ये रिपोर्ट्स आई हैं कि ये सऊदीज ने ये बोला, ऑल्दो द सऊदीज डिनाई इट कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन दोज डिनायल्स आर मोर प्रोफॉर्मा। तो एक तरफ तो वो अगर अमेरिका को वो ये कह रहे हैं, then how do you imagine कि they are very tolerant of Pakistan trying to
cut itself out from getting into a conflict with Iran. बाकी दोनों चीजें नहीं बैठती ना साथ ही साथ, या तो फिर वो अमेरिका को नहीं कह रहे कि हमला करो, या फिर वो पाकिस्तानियों के ऊपर भी प्रेशर डाल रहे होंगे कि यार तुम कुछ करो, और अगर पाकिस्तानी नहीं कर रहे तो सऊदीज जिस तरीके का उनका डिप्लोमेसी का तरीका है वो इट्स नॉट द ट्रम्प वे ऑफ डूइंग थिंग्स, वो एक थोड़े तरीके से बड़े there's a certain amount of finesse which they bring into their diplomacy. They're not rude, they're not they don't show anger generally. तो वो उन्होंने वो रखा हुआ पोजीशन, बट ऑब्वियसली दे आर आल्सो अनहैप्पी, बट आर दे गोइंग टू बी पुलिंग आउट देयर मनी, वी डोंट नो. आई डोंट थिंक द चाइनीज आर रेडी टू पुल आउट देयर मनी, लेकिन चाइना कोई नया पैसा दे नहीं रहा. अब पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है कि जो इनकी आईएमएफ के साथ डील है उसमें दे हैव टू शो कि जो एक्सटर्नल इम्बैलेंस है उसको वो कैसे कवर करेंगे, और वो थोड़ा इनके लिए मुश्किल हो जाता है. दूसरा जो ज्यादा बड़ा इनको खतरा नजर आ रहा है, जिसके लिए सडनली जो पहले इन्होंने बोला ना ये लो हम लोग पैसा लेके ये अरब शेखों के मुंह पे मारते हैं, ये इस टाइप का एटीट्यूड था ना पाकिस्तानियों का, पंजाबियों का, कि ये इनका पैसा इनके मुंह पे मारो सालोंगे, राइट, और गाली गलौज कर रहे थे विद द यूएई. देन सडनली द पेनी ड्रॉप्ड कि यार बॉस ये तो गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं वहां पर, रेमिटेंसेस आती हैं, फिर हम गुजारा कैसे चलेगा, ट्रेड होता है, सब कुछ होता है, और अगर इन्होंने निकालना शुरू कर दिया, वीजे तो ऑलरेडी बंद कर रखे हैं, लेकिन अगर निकालना शुरू कर दिया फिर कैसे संभालेंगे. तो देन यू विल सडनली सी कि वही जो पहले बोल रहे थे मुंह पे पैसा मारो, वो लोग टीवी पे आके बोलना शुरू किए नहीं हमारे तो बड़े पुराने रिश्ते हैं, बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप, ब्रदरली रिलेशंस, ये सब बकवास करनी शुरू कर दिया. अब उनके फॉरेन ऑफिस ने भी एक नई स्टेटमेंट इशू की है. नाउ दे आर प्रिटेंडिंग कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के कारिंदे हैं, मुशाहिद हुसैन टाइप के लोग, अब वो बड़ी इंसल्टिंग तरीके से यूएई के बारे में बात कर रहे हैं ना कि यार उनको बेचारों को जरूरत है, उनके पैसे वापस कर दो. हामिद मीर, right, so all of these guys now they're giving that thing जैसे कि हम तो स्विट्जरलैंड है और ये ऐसे ही बेचारे गरीब गुरबे हैं, इनके कुछ पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं, चले यार इनके पैसे रिलीज कर देते हैं. It's not a sensible way of handling diplomacy ना. अब वो फॉरेन ऑफिस उनका जो मर्जी पेपर ओवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक क्रैक तो आया है मेजर इन दिस रिलेशनशिप. अच्छा, उसमें प्रॉब्लम आदि एक और है ना, प्रॉब्लम उसमें ये है कि देखो आप अगर एंड विच इज वन रीजन व्हाई वी डिड नॉट वांट टू एंटर इनटू दिस नेगोशिएशन फैसिलिटेशन बिजनेस, क्योंकि मिडिल ईस्ट बड़ी कॉम्प्लेक्स जगह है यार. इट्स नॉट अ वेरी सिंपल प्लेस कि सारे के सारे अरब हैं, उनको सबको आप अरबों की तरह ट्रीट करो. उनके आपस की अंदर की भी बहुत ज्यादा पेचीदगियां हैं उनकी पॉलिटिक्स की, प्लस उनके जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं, देयर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्लेस. वी टेंड टू डम्ब इट डाउन, व्हिच इज स्टूपिड, which is why you should have to be very careful when you are entering the Middle East, because those equations in the Middle East can change overnight. सारे समीकरण जो है ना ओवरनाइट बदलते हैं. अच्छा, अब वहां पर यह है कि अगर आप अरबों की तरफ से देखो तो, और पाकिस्तान की भी बात समझ में आती है, पाकिस्तान डिप्लोमेसी का खेल खेल रहा है, तो वो मीटिंग्स में जाकर के बोलते हैं कि नहीं यार इस तरीके का रेजोल्यूशन मस्त पास करो, क्योंकि फिर वो अगर आप ईरान को ऐसे घेरे में लोगे तो फिर बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी. जब आप ऐसे बोलते हो तो अरब देश समझते हैं कि यार तुम तो ईरान की तरफ हो गए हो, पैसा हमसे लेते हो, रोजी रोटी तुम्हारी हमसे चलती है, बात तुम ईरान की कर रहे हो. सो दैट पिसेस देम ऑफ. सो you know, rather than inserting yourself in a situation like this, it is better to keep out unless somebody asks you to do it. Nobody asked the Pakistani, ये उछल कूद कर रहे थे पागलों की तरह. अच्छा, उनकी भी बात समझ में आती थी पाकिस्तानियों की कि उनको ये डर था कि यार हम फंस ना जाए इसमें, तो अगर डिप्लोमेसी के थ्रू हम कोई स्पेस अपने लिए बना सकते हैं तो बना लेते हैं, नहीं तो हम फंस जाएंगे इसमें, हमारे को अगर युद्ध में आना पड़ा वन साइड और दी अदर, अगर हम नहीं आते, रिफ्यूज कर देते हैं, तो वो जो सारा हमने
जो एक वो बलून फुलाया था कि अब हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वगैरह वगैरह, सुपर पावर ऑफ द रीजन, वो सारा बलून जो है वो फट जाएगा। और अगर हम घुस जाते हैं तो वैसे ही हमारी, देखो ना, 2 बॉर्डर्स पे तो वैसे ही प्रॉब्लम है, इंडिया के साथ अफगानिस्तान के साथ, राइट? इंटरनल प्रॉब्लम है। एक तीसरा बॉर्डर जो है वो भी खोल दो आप, ईरान वाला। और ईरान को, ठीक है, अगर आप इस सरकार को आप पिटाई कर भी दोगे तो दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड ना, देयर इज अ टुमारो आल्सो। और वो फिर दे विल नॉट फॉरगेट कि आपने क्या किया था। तो इनके लिए बड़ा वो स्यापा है। प्लस अगर ईरान डिस्टेबलाइज हो जाता है तो दैट इंस्टेबिलिटी स्पिल्स ओवर इनटू पाकिस्तान, नॉट जस्ट इन द केपी प्रोविंस बट इवन मोर इन बलूचिस्तान। तो इनकी भी, अगर तुम यू लुक एट इट प्योरली फ्रॉम अ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू, there is a certain logic to what they were trying to do, but the problem for them is that जब बहुत ज्यादा उछल कूद करके आप घुसने की पहले कोशिश कर रहे थे पिछले साल, तो अब उसका पे बैक टाइम जब आया तो आपकी खिसक गई कि भाई अब क्या करें हम। तो यू नो, दे बीन ट्राइंग टू इंसर्ट देमसेल्व्स, प्लस दे बीन डूइंग इट, पहले भी कर रहे थे जब ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में बहुत ज्यादा रिलेशंस खराब थे, बेसिकली दैट ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। इन्होंने बोला था कि हम मीडिएट करते हैं इनके बीच में, इन्होंने बात ही नहीं की, दे नेवर रिस्पोंडेड, मतलब दे ट्रीटेड देम विद अदर कंटेम्प्ट कि यार तुम कौन हो बात करने वाले। देन इट वाज द चाइनीज हु एंटर्ड द पिक्चर एंड यू नो mediated between Iran and Saudi Arabia and the relations got restored. तो ये कोशिश करते रहते हैं कि हम अपने आप को इंसर्ट करें ताकि हमारी भी कुछ इमेज बने, हमारा भी कुछ रोल बने, हमारे को भी लोग पूछे। वैसे तो हमारे को कोई पूछता नहीं है, ऐसे हमारी पूछताछ तो होगी, कुछ पूछ तो होगी हमारे से भी, हमारी भी कुछ रेलेवेंस होगी। तो ये वो वाली कोशिशें थी, अपनी अपनी मजबूरियां हैं, बस उसके दायरे में सब चल रहे थे। मोरलेस आपको ये लगता है कि सर अमेरिकन्स ने इनको ज्यादा पुश करा है इस चीज के अंदर घुसने के लिए? बिकॉज अमेरिकन्स को एक वो दिखाना था, थोड़ा टाइम बाय करना था अपनी फोर्सेस को, जो भी ये लोग कर रहे हैं टैक्टिकली वो छोड़ देते हैं, बट दे नीडेड एक नैरेटिव इन पाकिस्तान इज द बेस्ट, गधा इधर आ, ये ले पकड़ ट्वीट कर, ये ले पकड़ ये कर, 20 शिप्स, क्रिएट दैट नैरेटिव पाकिस्तान के थ्रू, गेट अ मीटिंग डन, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, देखो वो बड़ी बात नहीं है कि अगर भाई एक बंदा उछल कूद कर रहा है कि यार मैं बीच में पढ़ता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, मैं आपकी बातचीत करवा देता हूँ सर। दिल्ली विल्ली में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं ना, सर मैं आपकी बात करवा देता हूँ। अब एक बंदा है जो बोल रहा है मैं आपकी बात करवा देता हूँ, आप बोलते यार मुझे 10-12 दिन और चाहिए, चल तू बात करवा, शुरू तो कर, देखते हैं, अगर उसमें निकला है तो ठीक है, अगर नहीं निकला तो एटलीस्ट मेरे को जो 10-12 दिन चाहिए वो तो मिल जाएंगे। तो वो वाला फैक्टर तो डेफिनेटली होगा। आई डोंट डाउट के देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ टाइम बाइंग इन दिस होल थिंग, एंड विच इज वाई जो आप एक डेडलाइन देते हैं फिर आप बार बार उसको पोस्टपोन करते रहते हैं। अब उसने आज और कल, मेरे कल डेडलाइन उसकी खत्म हो रही है 10 दिन वाली, लेट अस सी क्या करते हैं ये। लेकिन अगेन देखो ना, आधी प्रॉब्लम अमेरिका की ये है कि जो बेसिक प्रिमाइस था युद्ध का कि हम जब इनके ऊपर ऐसे करेंगे, वी लॉन्च द ऑफेंसिव, तो ईरानी जो है वो चंद दिनों के अंदर अंदर ढेर हो जाएंगे। दैट प्रिमाइस हैज प्रूवन टू बी रॉन्ग, राइट? तो अब उसके बाद क्या करेंगे? इफ यू आर मेकिंग प्लान्स फॉर अ वॉर, then you cannot have only just that one assumption on the basis of which you proceed. Na? If that assumption does not hold true, then what is the plan Next. B? Yeah. Right? And if the plan B is not working, then what is your plan C? And then what is your exit route? अच्छा, फिर इन्होंने ये सोचा कि यार अच्छा हम जब डील वील ऑफर करेंगे तो ईरानी विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक इट। और मैं आई थिंक 2 or 3 days into the war I had said this. It's on record so anybody can check. Maybe 4 days later I said यार सारे बात कर रहे हैं कि ट्रम्प का ऑफ रैम्प क्या होगा, कोई ये नहीं पूछ रहा कि ईरान इनको ऑफ रैम्प देने को तैयार है कि नहीं है। और अभी तक तो यही लग रहा है कि द ईरानियंस से कि हम क्यों ऑफ रैम्प दें, क्यों दें। अब हमने नई चीजें हमने निकाल ली है which gives us a lot of leverage in the region, तो हम क्यों करें। अब देखते हैं क्या होता है। जो तुमने तबाही करनी थी, बर्बादी करनी थी, वो तो तुम कर ही रहे हो।
लेकिन अब हम भी तुम्हारे को दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो अब the leverage which they've exercised over the Strait of Hormuz, I think that is very significant ना। अब और उन्होंने ये भी दिखा दिया कि भाई हमारी इतनी औकात है, हम किसी को भी मार सकते हैं, लेकिन बाकी किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे खिलाफ कुछ कर सके। सो दैट इज वेयर वी आर एट राइट नाउ। अब ये किस तरफ बात बैठती है, वी डोंट नो, बट इट्स नॉट लुकिंग गुड बिकॉज all the options which are on the table of how what the outcome will be uh, are problematic. If the Americans say that okay, fine, let's just stop the war, then what do the Arabs do? Uh, their apprehensions vis-a-vis Iran have increased tremendously. उनको तो अब सामने खतरा नजर आ रहा है ना। जो चीज वो पहले एंटिसिपेट करते थे या एप्रीहेंड करते थे कि यार ईरानी ये ना करें, तो उन्होंने कर दिया। और इनको लगता है कि यार हमारी तो बड़ी वल्नरेबिलिटी है, अब हमारी कहाँ से प्रोटेक्शन होगी। तो उनको तो मान्य नहीं होगा कि अगर अमेरिका बीच मझधार में छोड़ के चले जाए उनको। अच्छा, अगर ईरानी जो है वो कहते हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ तो फिर हम चौधरी हैं यहाँ के, हमारे सामने अब कौन खड़ा हो सकता है। वी आर द हेजेमॉन। अब जो भी नया रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होगा उसमें हम दादा होंगे, बाकी सारे हमारे अधीन होंगे। तो मतलब कोई अच्छा सोल्यूशन नजर आ नहीं रहा। और अगर आप ईरान को बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं, सरकार को तबाह कर देते हैं उस देश को, तो वो भी कोई अच्छी चीज तो है नहीं। बिकॉज फिर वहां पर जो इंस्टेबिलिटी फैलेगी वो तो सारे रीजन को इफेक्ट करेगी। ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ एक ही एरिया में रहेगी और वहां पर कंटेन्ड रहेगी। इट डजंट हैपन लाइक दैट। Shia ISIS. Yeah. I turned something called the Shia ISIS this time. So वो दिखेगा हमको बढ़ता हुआ। अच्छा टर्म बड़ा सेक्सी है, लेकिन इट्स नॉट एक्यूरेट। ISIS is ISIS. नहीं, I mean Shia type वो एक वैसा But type। there will be that the Shia militant groups which will emerge. Already we have seen groups like the Hamas, the Houthis are also technically not Shia, but they are leaning towards Shiaism. तो उस टाइप के ग्रुप्स हैं, और इस टाइप के और बहुत सारे ग्रुप्स आएंगे। इराक में है वो जो पॉपुलर फ्रंट या क्या है उसका नाम, मोबिलाइजेशन फोर्सेस। Those are groups out there. Those are all Shiite groups. They're pretty powerful in their own way. तो वो वाले और बहुत सारे फैलेंगे ना। प्लस जो ईरान के अंदर सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, उनके लिए भी स्पेस पैदा हो जाएगी। तो बंदी it's not something which basically means that the region stays destabilized, and this is a very critical region for everybody यार। Correct sir। एकदम से दुनिया के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो सबको पता है कि कितना क्रिटिकल है ये रीजन। ये सर शिया सुन्नी का जो हम बात कर रहे हैं, डू यू थिंक ये इसका पाकिस्तान में भी इम्पैक्ट रहेगा? हमको पता है पाकिस्तान में भी ईरानियन बैक्ड काफी सारे ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं, पारा चिनार में, सदर्न वजीरिस्तान के अंदर, उस रीजन के अंदर थोड़ी बहुत इनकी प्रेजेंस है। एंड जिस तरह से पाकिस्तानियों ने रिस्पॉन्ड करा इनको शियाज को, आई एम श्योर दे आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट दैट। तो आपको ये यहाँ पर कुछ दिखता है होता हुआ? नहीं, वो तो पहले से है यार, कोई नई बात तो है नहीं वो। करेक्ट। और बहुत लोग यहाँ पर फॉलो नहीं करते, लेकिन फॉर एग्जांपल जो एक ईरानी मिलिटेंट ग्रुप है, जेनूबियन ब्रिगेड, जिसको सीरिया वगैरह में इस्तेमाल किया जा रहा था, वो 2 ब्रिगेड्स हैं उनके। एक फातिमीउन है जो अफगानियों के साथ बना हुआ है, और एक जेनूबियन ब्रिगेड है जो पाकिस्तानी शिया उसमें है। अब अगर तुम देखो केयरफुली, पाकिस्तानी प्रेस तो इज डेड बेसिकली, लेकिन फिर भी ना वो कुछ रिपोर्टिंग की टाइप 2-3 सेंटेंस की रिपोर्ट्स आ जाती हैं हर दूसरे तीसरे दिन। देयर आर अ लॉट ऑफ मिसिंग पीपल इन कराची फॉर एग्जांपल, और वो सारे के सारे शिया हैं, और उन सब के बारे में माना ये जाता है कि इनका एफिलिएशन था जेनूबियन ब्रिगेड के साथ। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर
जहाँ पर इस टाइप के नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो काफ़ी एक्टिव है, या एटलीस्ट उनके नेटवर्क्स हैं। और जो जब ये युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी को और अली खामेनेई को मारा गया, तो उसके बाद जो उपद्रव हुए तो पहले 4-5 दिन तो ये था कि पाकिस्तान में ज़्यादा लोग मरे थे इस लड़ाई के उसमें, बनस्बत इसके कि जो जो लोग लड़ाई कर रहे थे वहां तो लोग कम मरे थे, यहाँ पर लोग ज़्यादा मरे थे। So there is a sectarian tension. There's no doubt about it. And frankly, from a Pakistani government point of view, it's a very serious issue. So they cannot simply afford to ignore it. ठीक है, वो थोड़ी मार कुटाई कर करके उसको, they can keep the lid on. But for how long? Somewhere तो वो बात फटेगी या किसी ना किसी तरीके से तो वो उभरेगी बात। तो वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है इनके लिए। और दूसरा इनके लिए प्रॉब्लम इनके लिए ये होगी कि जो भी थोड़ा बहुत अंकुश है ओवर द इन द सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस, अगर वो हट जाता है और बलूचिस्तान में वैसे ही अनगवर्नेबल हो गया बलूचिस्तान, तो वहां पर जो इम्पैक्ट आएगा, अब देखो ना प्रॉब्लम आदि ये, हम जनरली जब पाकिस्तान को देखते हैं या वहां पर सोशल मीडिया को देखते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते हैं, बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द एरिया ईस्ट ऑफ द इंडस रिवर, पंजाब एंड सिंध। उसमें कितनी तुम्हारे को जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल सिचुएशन इन खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान, विच इज मोर देन 50% ऑफ पाकिस्तान नाउ एरिया वाइज, उसमें तो हमको कितनी कवरेज मिलती है वहां की कि वहां पर एक्चुअली क्या उपद्रव हो रहा है, वहां पर क्या हालात है, हाउ अनगवर्नेबल दैट स्पेस इज, हाउ लिटिल द रिट ऑफ द स्टेट रन्स आउट देयर। तो अगर तुम उसको देखोगे तो तुम्हारे को पता लग जाएगा कि यार ये तो एक डिफरेंट दुनिया में रह रहे हैं ये जो पंजाबी और ये जो इनके सिंधी वो है लटक, ये तो जो भी बातें कर रहे हैं कराची वराची वाले, इट हैज नो बेयरिंग विद रियलिटी, बिकॉज द रियलिटी ऑन जस्ट on the west of the Indus River, if I just take that as a very rudimentary kind of a dividing line, west of the Indus River तो ungovernable spaces है यार, तो या ungoverned spaces बन गई हैं वो। अब वहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है ना, तो अब उसमें और आग लगेगी, कैसे संभालोगे सब कुछ? और ये ऐसे टाइम पे कि आपने फौजें भारत के खिलाफ भी तैनात की हुई हैं, वो अफगानिस्तान के साथ भी जूझ रही हैं, वहां पर भी प्रॉब्लम है, तो योर आर्मीज आर ऑलरेडी कमिटेड, फिर आपने फौज भेज दी सऊदी अरेबिया लड़ाई लड़ने के लिए, प्लस आपने उनकी प्रोटेक्शन के लिए, प्लस आपने फौज ईरान की बॉर्डर पे लगा दी या वहां पर कुछ आपने उल्टा सीधा काम करना शुरू कर दिया, तो यू आर ओवर एक्सटेंडिंग योरसेल्फ ना यार। ये शिया सुन्नी का तो खुर्रम में तो होता है एवरी 2-3 मंथ्स, यहाँ पर बड़ा जबरदस्त वो होता है, 200-300 बंदे मरते हैं वहां पर, एंड इट काम्स डाउन आफ्टर 30 साल 35 साल से हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। वहां पर है, गिलगित में है दैट एरिया, गिलगित बल्तिस्तान एरिया में बहुत ज्यादा, वहां तो बहुत शिद्दत से है। तो जहां पर भी शिया नंबर्स थोड़े से ज्यादा है, वहां पर फिर ये सेक्टेरियन टेंशन बहुत ज्यादा होती है। गिलगित बाल्टिस्तान में तो इनका क्या को कमांडर का ऑफिस या समथिंग दे बर्न्ड, पुलिस स्टेशन जला दिया था, आर्मी पब्लिक स्कूल जला दिया था गिलगित बल्तिस्तान में। जी बट हाँ वो है, और प्लस देखो ना जो फिर शियास की टारगेट किलिंग बड़ी हुई है, इनके डॉक्टर्स को मार दिया जाता है, मतलब the Pakistani state has veered around to becoming a Sunni majority state, where ठीक है tolerate, but और कुछ है शिये जो हैं वो हैं टॉप पोजीशंस पे भी, बट इंक्रीजिंगली स्क्वीज हो रहे हैं। तो अब ये जो अफगानिस्तान है सर, इसके साथ इसने पंगे तो ले लिए। नाउ एयर स्ट्राइक्स, आई फाउंड इट वेरी फैंटास्टिकल बिकॉज इसने एयर स्ट्राइक्स काबुल कांधार दोनों पे करा। आफ्टर दैट हकानी हैड टू कम आउट एंड से स्टॉप, उसके बाद रुक गए ये लोग। बट व्हाई वुड यू काइंड ऑफ पिस ऑफ बोथ द फैक्शंस? आप क्यों करोगे ये चीज? No, but you are assuming that the Haqqanis is a different faction.
from the main Taliban body. They're not. No, I'm just saying there are different thought processes. They work together, all right. But Kandahar and Kabul is always a dual power center in Afghanistan. Why would नहीं you do that? वो अपनी जगह तेरी बात ठीक है, बट व्हेन यू से या तो ये होता है ना कि अगर आप कंधार में कर रहे होते तो काबुल वाले आपके साथ हो जाते, वो तो है नहीं, हाँ, वो भी नहीं है ना, वो तो नहीं है। तो फिर एंड द बॉटम लाइन इज कि ये दीज आर मैन्युफैक्चर्ड डिफरेंसेस by the Pakistanis who have exaggerated the differences. Okay. I'm not saying that there are not two viewpoints in the Taliban. There are. There is one faction which says कि यार दुनिया के साथ मिल करके चलते हैं, which does not mean that faction is well disposed towards Pakistan. अच्छा, उस फैक्शन में कुछ होंगे जो बोलते हैं कि यार पाकिस्तान के साथ भी मिलजुल के चलते हैं, और कुछ होंगे जो बोलते हैं कि नहीं चलेंगे। लेकिन ये एक फैक्शन है। फिर एक फैक्शन है जो कहता है कि नहीं, हम अपना जो हार्ड लाइन सिस्टम है अफगानिस्तान का, जो अमीरुल मोमिनीन बताते हैं, हम उस पर चलेंगे। अच्छा, अब ये किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिया में भी अगर आप देख लो, कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइप की दो राय उसमें पाई जाएगी। करेक्ट। किसी भी, राइट। पब्लिक के लिए वो उसको कवर अप कर देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो राय पाई जाती है। तो अगर तालिबान में भी पाई जा रही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप बाहर से हमला करते हो, ठीक है, और ये बोल दो कि जी इनके बीच में डिफरेंसेस है, देन दोस डिफरेंसेस आर ग्लॉस्ड ओवर। क्योंकि अब जो प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन है वो ये है कि आपने हमला किया हमारे ऊपर। करेक्ट। अब ये नहीं है कि मेरे और आदि के बीच में क्या डिफरेंसेस है। अब ये है कि जो तीसरा आदमी आया, उसने जो मेरे ऊपर, हम दोनों के ऊपर हमला किया है, अब हम इकट्ठे मिलकर उसको ठोकेंगे। तो बट अगेन फ्रॉम अ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू, देयर आर्गुमेंट इज कि हमारे पास और क्या चाह रहा है, हम क्या करें, हमारे ऊपर तो रोज भाई, इवन नाउ एज वी स्पीक, हर रोज 3 4 5 हमले हो रहे हैं इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, राइट, and people are dying on a daily basis. Yeah. It's like a war of attrition which is sucking in the Pakistanis. अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन ये है कि एक डिफेंसिव टाइप के लड़ाई लड़े इनके खिलाफ, यू नो। दूसरा ऑप्शन ये है कि ऑफेंसिव पे जाए। अभी वो ऑफेंसिव पे गए हुए हैं, बट इट्स नॉट गोइंग टू लीड टू एनीथिंग सब्सटैंशियल, बिकॉज अल्टीमेटली दिस विल ओनली रैंप अप अटैक्स इनसाइड पाकिस्तान। सो दे आर एट द विट्स एंड कि इसको कैसे संभाला जाए। इनकी भी अजम्पशन वही है जो अमेरिकियों की थी कि यार हम जाएंगे, थोड़ी बहुत बमबारी करेंगे इनके ऊपर, यू नो, वी विल शो देम हम कहाँ कहाँ पर अटैक कर सकते हैं, दैट विल नॉक सम सेंस इनटू अफगान हेड्स, और ये फिर आएंगे, दे विल बी मोर रीजनेबल, हम कुछ तो मिल ही जाएगा हमारे को इनसे, और उसके बाद यू नो things we can try and settle it down. Of that primary assumption hasn't turned out to be correct. So there is a problem out there for them, which is why I keep saying ना कि अब अगर आप ईरान वाले में भी घुस जाओगे, आपका अफगानिस्तान वाला मामला सेटल तो हुआ नहीं है, ना होगा। इंडिया वाला भी आपने उंगल करते जा रहे हो तो यहाँ पर भी नहीं सेटल होगा, और ऊपर से आपने एक तीसरा फ्रंट खोल लिया ईरान के साथ, या सऊदी अरेबिया चले गए, आप कैसे संभालोगे? इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। डू यू थिंक इन लोगों ने all of this on an economy which is gasping for breath, it's on the ropes. डू यू थिंक इन लोगों ने पंगे अफगानिस्तान से जान के पंगे लिए जस्ट टू से कि भैया सी वी आर बिजी, वी कांट कम देयर? नहीं यार, those pangas preceded what has happened in करेक्ट। मतलब कि उसको हम लोग वो भाई ठीक है, हम बात करने के लिए ठीक है, बट उसका एटलीस्ट व्हेन यू गो बाय फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड, ये पंगे तो अफगानिस्तान के साथ पहले से चल रहे हैं ना, तो नई बात तो। सो आई डोंट बाय दैट कि दे हैव डन दिस डेलिबरेटली। आई एम अ लिटिल स्केप्टिकल ऑफ दैट। हाँ, अब क्योंकि वो चल रहे हैं पंगे, तो दैट कैन बिकम एन एक्सक्यूज कि यार हमारी थोड़ी कमिटमेंट यहाँ पर भी है, तो थोड़ा हम देखते हैं, तो बातचीत करके आपका प्रॉब्लम अगर सॉल्व आउट कर देते हैं तो ठीक है।
वो आर्गुमेंट समझ में आता है, लेकिन ये आर्गुमेंट कि ये इसलिए शुरू किया था कि वहां ना फंसे, वो नहीं समझ में आता, क्योंकि ये पहले से शुरू है। हाँ, तो बेसिकली इन लोगों ने जो एयर स्ट्राइक्स, हेवी एयर स्ट्राइक्स करनी शुरू करी थी द मिनट दिस वॉर स्टार्टेड हियर, नहीं, उससे प्रोबेबली। पहले से ही, ओके उससे पहले से हो रही है आदि। सर। Those heavy airstrikes have started much before that. They're not right now. नाउ These व्हेन were यू key, सी but सर। इनफैक्ट उस समय तो देखो ना, अभी तो फिर इन्होंने वो सीज फायर भी मान लिया, उसमें द चाइनीज आर ऑल्सो टेलिंग देम कि यार तुम क्या पागलपन करते हो यार, इसको रोको, इसको थोड़ा बंद करो, तो बातचीत करो। नहीं तो पहले तो बात भी करने को तैयार नहीं थे, अब रूमची में मिले हैं ये उनको। तो वो चीनी इनको बोल रहे हैं कि यार हम बीच में पड़ते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन तुमको भी थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा। लेकिन ये घोड़े पे चढ़े हुए हैं पाकिस्तानी। लेकिन अगेन लाइक आई सेड, द द द attacks on Afghanistan preceded what is happening in the Middle East. They are using those as an excuse at this point in time. They will probably be using it as a kind of an excuse. लेकिन ये कहना कि ये अटैक्स शुरू ही इसलिए किए गए ताकि आपको मिडिल ईस्ट में कमिटमेंट ना करनी पड़े, वो मुझे ठीक नहीं लगा। अभी ये चाइना गए सर, यू नो आई बिलीव एंड दैट बैड शिट, व्हाट्स हिज नेम, बासित, मेरे को बैड शिट याद आता है जब उसको मैं देखता हूँ, बट ही गेव अ स्टेटमेंट कि ये लोग चाइना गए बोलने के लिए कि भाई आप जाके जरा ईरान को बोलो थोड़ा ठंडा हो जाए, तो आई बिलीव द चाइनीज टोल्ड देम बज ऑफ। एंड टू अ पॉइंट आपने वो बॉडी लैंग्वेज और ये सब तो देखा ही होगा, इशाक डार को डांट वांट जो मारी उसने बोंगी ने। But the interesting thing was the minute Wang Yi came back, the Chinese put out a statement: Pakistan is returning $220 million. How do you see this Chinese visit then? No, I think they went to China because remember that he had gone, I think there was a meeting in Riyadh, if I'm not mistaken, or there was a meeting in Riyadh, and that was followed by a meeting in Islamabad where there were these 4 foreign ministers who had come. इनकी आपस में कॉन्फेबुलेशंस हुई, और उसके बाद ये गया है चाइना। अब माय ओन सेंस इज के दे रियलाइज के whatever they are trying to do is not working, so let's try and get the Chinese on board. But clearly the Chinese don't want to enter into this fray. वो अगर ईरान को हेल्प भी कर रहे होंगे वो साइलेंटली करेंगे, वो दिखा दोगे नहीं करेंगे, वो चुपचाप अपने तरीके से करेंगे, और कर भी रहे होंगे, आई एम क्वाइट श्योर ऑफ इट। और वहां पर जब ये गया है तो ऑब्वियसली दे हैव नॉट, they've said all the right thing, जैसे सऊदीज भी सारी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, वो चाइनीज की भी इसी टाइप की डिप्लोमेसी है। when they're not in the wolf warrior diplomacy mode, then they're in this diplomacy mode, के बड़े nuanced kind of diplomacy करते हैं। तो उन्होंने भी उनको ये बोला होगा कि यार हम नहीं इसमें पड़ेंगे, तुम अपने आप देख लो, तुम भी अगर थोड़ा सा इसमें से निकल सको तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। लेकिन ये फंस गए हैं अब उसमें, और एंड यूजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, इन्होंने कोई पैसे वैसे भी मांगे होंगे, तो उन्होंने बोला यार पैसे वैसे तो बाद में देंगे, पहले जो तुमने देने हैं वो दे दो, जो हमारी कंपनियों के हैं। तो वो काफी देर से दैट इशू हैज बीन हैंगिंग फायर फॉर अ लॉन्ग टाइम। पिछली बारी भी आई थिंक कौन गया था, आई एम फॉरगेटिंग इनमें से कौन गया था चाइना, आई थिंक शहबाज गया था, somebody he had to, they had to first pay something like 100 billion rupees or 150 billion rupees. They had to pay that money to one of the companies जिनकी देनदारियां थी, उनको पहले उतना पैसा दिया इन्होंने, उसके बाद वो गया। तो you know he was allowed into China after they paid that money. तो इस बार भी उसने बोला होगा कि यार ये आउटस्टैंडिंग है, ये जरा प्लीज रिलीज करवाओ। दूसरा, इन्होंने दे मस्ट हैव टोल्ड देम कि भाई अब ये उरुमची में हम एक मीटिंग करवा रहे हैं, अपने बंदों को भेज दो, तो बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश करो अफगानिस्तान के साथ, बिकॉज ये अनसस्टेनेबल हो जाएगा तुम्हारे लिए।
तो चीनी मेरे ख्याल उस लिहाज से इनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी फंसे हुए हैं यार, मतलब ये लेट्स अगर प्योरली ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो फंसे हुए हैं ना, अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, इकोनॉमी टैंक कर रही है तो चीनियों की भी मदद चाहिए, चीनी पैसे नया दे नहीं रहे, वो कहते हैं जो पुराना पैसा था उसी पे अभी प्रॉब्लम हो रही है। अरब गुस्सा होते जा रहे हैं कि यार तुम साला साइड नहीं ले रहे, बट be clear where you want to be. Pakistanis, for their own reason, don't want to jump into this war, and I Yeah. can completely understand their reasons. But Yeah, then they made commitments they can't fulfill, so that is where they're at. that's the only probably wise thing that they've done is war के अंदर पीछे घुसना नहीं है, एक अकल हाँ, वाली काम करी है इन्होंने। exactly. So but China at the moment इनको क्यों हेल्प करेगा? So that's one question, because at the end of it आप ये देखो कि भाई चाइना को भी इन्होंने डबल क्रॉस करा, जाके ट्रम्प की गोदी में जाके बैठ गए, क्रिप्टो की डील उसके साथ है, दिस दैट। चाइनीज वुड बी आल्सो सेइंग यार तुम कर क्या रहे हो साला, आई मीन व्हेन यू नीड तुम आते हो हमारे पास रोने के लिए, वैसे तुम ट्रम्प के पीछे पड़े रहते हो। At some point in time, somebody in China is also going to ask a question, or will China just say, "ठीक है यार, let me just continue with him as long as I can." No, I think the latter is probably. I think the Chinese attitude would be ठीक है तुम जाओगे कहाँ, रहोगे तो तुम हमारे पास ही, there Mm. is, where can you go? We have made the kind of inroads in Pakistan where you cannot go against us beyond a point. अगर Correct. 80% का असला चाइना से आता है तो आप कैसे जाओगे अमेरिका के पास? ठीक है, आप कुछ थोड़े डिप्लोमेटिक पॉइंट्स के लिए आप अमेरिका के पास चले जाते हो, IMF के लिए आप अमेरिका के पास चले जाते हो, विच वर्क्स फॉर द चाइनीज कि यार गोरों का पैसा मिल रहा है ना इनको, हमारा पैसा तो नहीं जा रहा। हाँ, क्योंकि ये वो भी बैंकरप्ट हो गए तो चाइना का तो कुछ भी नहीं मिलेगा वापस। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आएंगे नहीं तो भीख मांगने, तो ठीक है, लेट द अमेरिकन बेल देम आउट, सानूगी। तो I think, and the Chinese are, in that sense, they're playing a smart game with these guys, in the sense that यार हम लोग पता है अक्सर गलती ये करते हैं कि हम लोग पर्सनलाइज करके जब देखना शुरू करते हैं ना कि यार हम ये करते हैं और हम इंडिविजुअल रिलेशनशिप में ये करते हैं, यार कंट्रीज डोंट बिहेव लाइक इंडिविजुअल्स। Yeah, you don't cut somebody off till you cut him off. Yeah. वो फिर उसमें ये होता है चाइनीज, there are issues that have come up between Pakistan and China, those are quite visible, but have those issues reached a point where you can say now this relationship is going, Right. it's in jeopardy? I don't think we can say that. I think there are strains, those strains are showing, there are efforts to paper over those strains, but that relationship is not in jeopardy right now. Interesting. What about Asim Munir now? So the last part of the segment, the interview. What about Asim Munir? He's structured power within himself. Today, आज वो Sunday Guardian में एक बड़ा interesting article है that there's some reshuffle within the ISI as well. There has been reports of some tensions between ISI and MI also, इनके कुछ झगड़े वगड़े, but that could be operational because मार तो चारों तरफ से खा रहे हैं लोग. There could be some little bit there also. How do you think his position is today in the country? No, there is always a bit of a tussle between ISI and MI. my IB. हरदम कुछ ना कुछ रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि it is there is everybody is on the same page. No, there are always some, and it works for the military dictator, which is what Asim Munir is. शाबाशी तो चपरासी है यार। जो मिलिट्री डिक्टेटर है उसके इंटरेस्ट में भी ये होता है कि ये थोड़ी सी चपकलिश चलती रहे। इट्स इजियर टू कंट्रोल एवरीबॉडी दैट वे। ठीक है, तो एक तो आई वोंट रीड टू मच इनटू दैट। मैंने वो स्टोरी देखी नहीं है अभी रिस्ट्रक्चरिंग वाली। आई सीन सम रेफरेंसेस टू इट, बट आई विल सी इट एंड सी मेक सम सेंस ऑफ इट। But yes, structurally, he has positioned himself in a way that he is the dictator right now. He is the ruler of Pakistan, right?
but this is not the first time somebody like him has come. What is likely to happen is that as of now, it doesn't seem that there is anything major challenge against him. But यार in a country like Pakistan, कब challenge उभर करके आ जाएगा ना पता भी नहीं लगता. So he's in shit, but he's stable in that shit. The country is in shit, na. So he is like presiding over shit right now. But the country is in shit, right? The issue is when will there be some challenge to him and he'll be blamed for the shit? And that could come at any time and from any quarter. Who could have thought that Musharraf in 2006, when that entire lawyers movement started, Mm. you know, Yeah, he was like riding high at that point of time. Yeah, he was like unassailable, Mm. right? And then suddenly things started going downhill for him. Yeah. And his own army chief had to come out and tell him कि सर छोड़ दो अभी. In 2007, if I'm not mistaken, in Yeah. 2006, right? Yeah. And suddenly it all started going downhill. अब यहाँ पर ये है कि the economy problems are there. भाई आपने suddenly तेल के दाम इतने बढ़ा दिए, ठीक है, reasons थे तेल के दाम बढ़ाने के, वो सब कुछ था, लेकिन that's no comfort to the people ना. वो तो आप ही को blame करेंगे ना क्योंकि आप सत्ता में हो. तो anything from anywhere can snap and then set in motion, you know, something which then snowballs into a larger kind of a thing. And then the easiest thing for any institution to do is sacrifice the top boss. You know, so it kind of takes off the pressure. जैसे पाकिस्तान फौज ने मुशर्रफ को बोला यार अब तो निकल जा, मतलब अब बनता नहीं है. और ये पहले भी हो चुका है, याया खान के साथ हो चुका है, सबके साथ हो चुका है, ज़ियाउल हक को तो उड़ा ही दिया था. तो वो फौज के अंदर से ही फिर वो चेंजेस आ जाते हैं. So that could happen. Maybe there could be some external shock. We don't know. So I'm not very sanguine about his prospects right now. And मेरा तो, maybe I'm wrong, but my own sense is कि पाकिस्तान में जब ऐसे लगता है ना कि यार ये बंदा अब बिल्कुल he is here to stay for the next 10 years. That's when it happens. That's when it happens. You know, you'll remember that वो 2006 में 2007 में मुशर्रफ के बारे में ये बोला करते थे, अब तो इनको 10 साल 15 साल 20 साल के लिए लेकर के आएंगे. बस पंजाबी में बोलते थे ना, पटे बांधा है अपने बैठ के, पटे बांधा है वो, मतलब he would always keep doing that. पटे बांधा है, बड़ा स्मार्ट बंदा है. हाँ, ये वो तो that stuff. वो तो जो भी पावर में होता है ना, ये सारे के सारे सलामी ठोकते हैं. जैसे ही वो पावर से जाता है उसको गालियां देनी शुरू कर देते हैं. दैट्स द टिपिकल पंजाबी मुस्लिम अप्रोच. जो भी आता है, जैसे ही वो आर्मी चीफ बंदा, वेरी प्रोफेशनल. व्हाट द हेल यू मीन बाय दैट यार? बट वो इन्होंने बनाए हुए अपने पेट फ्रेजेस, सबके साथ वो लगा देते हैं. उसकी विजन, उससे बड़ा जनरल दुनिया में कभी आया नहीं. तो वो सारी चीजें करते हैं ये. कोई उसको क्वेश्चन नहीं करता, कोई उसमें डिसेंट नहीं होता, कोई उसमें ये नहीं पूछता कि यार तुम किस बेसिस पे बोल रहे हो, ये सारा कुछ बस बना देते हैं. वो यू नो दिस दैट इमेज मेकिंग फैक्ट्री स्टार्ट वर्किंग ओवर टाइम. And then, you know, you build up the guy to a point where then it seems that yaar, he's untouchable now. And that is when, you know, something slips out and the edifice starts collapsing. Yeah. So lastly, when you look at इनका जितना भी you know जो भी खच्चा मचा चलता रहता है, now they come up with such fantastical things. I mean, which is gobar tax and all that nonsense. I thought it was a joke, but then it came out to be real. I really thought it was a joke. So when you even I thought it was a joke. But you know, somebody comes up with these kind of हमारे यहाँ पर भी तो इस तरह के बाबू टाइप के आइडियाज होते हैं, बिजार टाइप. पाकिस्तान में अब इमरान खान ने भी तो बोला था ना, मुर्गियां पालो, कट्टे पालो,
उससे अंडे बनाओ, अंडों से फिर ये करो, मतलब कि वो शेख चिल्ली वाला मॉडल है कि वो एक अंडा लो, एक अंडे को बेचो, फिर उससे 2 मुर्गियां लो, फिर मुर्गियों को अंडे और बनाओ, फिर बेचो। अब वो भी एक उसने मॉडल किया था इमरान खान ने, अब इन्होंने गोबर टैक्स वाला मॉडल कर दिया। चरस की फैक्ट्रीज याद है आपको सर? क्रेजी यार, मतलब वो ठीक है, बिजार बिजार चीजें, एंड पीपल विदाउट अप्लाइंग देयर माइंड्स, यू नो, दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। पॉलिटिशियन में इतना तो दिमाग होना चाहिए ना यार, ये क्या भाई यार चीज तुम प्रपोज कर रहे हो। But then, you know, isn't this more than enough? तुम्हारा 500 रुपए का पेट्रोल है, चरस की फैक्ट्रियां लगाने की बात करता है कोई आके, कोई बोलता है गोबर पे टैक्स लगा लो। I mean, नहीं यार देखो ना, in these times everybody has a megaphone and everybody has a voice and everybody wants to be heard, and not everybody knows what the hell they are talking about. तो ठीक है, amuse yourself, but that's about it. उससे ज़्यादा क्या it's, बोलूं? I mean, I always say there's a 40-foot wide road, right? And there's a lump of shit lying in the middle. Pakistan goes face to it. People step into it by mistake. 40 फुट की सड़क है। पाकिस्तान मुंह के बल जाता है अंदर। इनका ये होता है ना, it looks like shit, it tastes like shit, it smells like shit. It Probably must still be not. shit. Oh shit, I'm in shit now. It, It's that kind of thing. and I was really surprised that they would actually enter. I mean, यार ट्रम्प से कोई बात नहीं करना चाहता because he's so unpredictable. And तुम जाके उसके बीच में कर, सर हम आपको mediation. And that But whole thing. to give them the due, Trump has been insulting everybody. He insults Macron, he insults Starmer, he insults the Germans, the Belgians, he insults everybody, right? He's unrestrained in that. He hasn't said anything about the Pakistanis so far. He's even Well, insulted MBZ, but he hasn't said anything to the Pakistanis so far. so let me ask you. If that's a good thing for the Pakistanis or a bad thing for him. I don't know. But we'll find out soon enough. Let me ask you this last one. So they were trying to sell their freaking flag to get oil. अपना वो इन्होंने स्कीम निकाली कि भाई हमारे पास 20 शिप नहीं है, तुम एक काम करो हमारा झंडा लगा लो, हमको थोड़े पैसे दे देना। ये सुना आपने? जहां से भी 2 पैसे बने बना लो। वही पूरा कमर्शियल फ्लीट में उतनी शिप्स नहीं है, तो अब जब और वो 20 शिप निकली भी नहीं है। नहीं, 3 निकली हैं। ठीक है ना, वो 20 शिप निकली भी नहीं है, लेकिन वो ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया। देन द मीडिया वेंट क्रेजी, ओ पाकिस्तान के बारे न्यारे हो गए भाई। बट इट टेल्स यू हाउ क्लूलेस दीस पीपल आर, व्हाट यू नो। इनको कैसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना बड़ा आसान है, कोई पूछता नहीं है कि यार पॉसिबल है नहीं है, कैसे करोगे। दुनिया भर में घूम रहे थे कि यार तुम हमारा फ्लैग लगा लो जरा, ठीक है, तुम्हारा वो निकल जाएगा, हमारे को दे देना कुछ उसमें से। तो ठीक है, मतलब कि और उसमें अपने आप को बड़ा, they were patting themselves on the back कि जी हमने बड़ा मार्का मार लिया इसमें। Yeah. मतलब if that is how you want to run your country, fine, go ahead, do it. But it doesn't add up to anything ना यार, at the end of the day। अभी हम खुश हो रहे हैं कि देखो जी ईरानी बोल रहे हैं हमारे को, अरे वो तुम्हारा मामू बना रहे हैं भाई। What the Iranian these things are doing, they are driving a wedge. Yeah. Even if they are suspicious of Pakistani treachery, they're not going to say it at this point in time. They will say कि यार ये पाकिस्तानियों वाला फ्रंट हमको बंद ही रखना है, let's not try and open it right now. तो let's keep stringing these buggers along. इनको कॉम्प्लीमेंट देते रहो, इनको कुछ बोलते रहो, पुचकाते रहो कि यार नहीं नहीं तुम बड़ा अच्छा काम करते हो, लगे रहो इस पे, लगे रहो। अच्छा ये लगे रहेंगे वहां पर, तो ये सऊदीज के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है ना, कि हमारा जो बड़ा हम डिप्लोमेटिकली, हम तो सेंटर स्टेज में डिप्लोमेटिकली, तो ईरानियों ने तुम्हारा फुद्दू खींच दिया। ठीक है, तुम वहां पर उनके, अच्छा हम डिप्लोमेसी, ईरानी हमारी बात सुनने को तैयार है, यू हैव नथिंग टू सेल। ठीक है, लेकिन उन्होंने तो आपको बोल दिया नहीं नहीं यार तुम ही हो, बस तुम ही हो, तुम लगे रहो इस पे, तुम लगे हुए हो उस पे, अरब तुम्हारे से खुद खाते जा रहे हैं।
तुम उधर जाने वाले हैं, और जहां तुम ये बोल रहे हो देखो जी ईरानियों ने हमारे को, देखो जी उन्होंने सर पे चढ़ा लिया हमारे को, अरे हमारे वारे नहीं आ रहे हो, अरे हम तो ये हैपेंड, ठीक है, गुड फॉर यू मैन, कैरी ऑन. So I think the Iranians have played a fabulously smart game. Yeah, You yeah, know, yeah, you divide your enemies, and why not? yeah. वो तो है सर. And they know, Iran knows कि यार whatever said and done, पाकिस्तानी के पास troops हैं. So if they open another front here, there's a huge headache. Becomes So just difficult ना यार, मुश्किल हो drag जाती them है ना. around. आप Yeah, एक फ्रंट डील कर रहे हो, फिर आपको इंटरनल फ्रंट भी है. भाई ईरान में डिसेंट तो है ना यार, लेट्स फेस इट. Not everybody likes the regime, right? There is a lot of dissent. yeah. You don't want to open up too many fronts, na? So you're trying to keep one front settled. And so ठीक है, all that it takes is a tweet. Yeah, And एक statement movement डलवा दो. Very good Pakistan. get Good the job. tweet, पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तानी लगे हुए हैं, ठीक है. Why not? Yeah. It's the same as Trump actually. I think the Iranians have said यार ये Trump का थोड़ा फंडा ठीक है. Let's also do this. इनका policy Trump की बढ़िया है. Thanks sir for that. Always a pleasure आपसे catch up करके, and you know, good chatting with you. To the audience, मेरा सबसे request है, like, subscribe and share this, and of course if you want to join or support the channel, check out the description just given below. Thank you so much once again sir. Namaskar. You, man. Jai Hind. Bye. Jai Bharat.